बालकों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। अपन ने जो स्टैटिक्स वाली यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। अगले यूनिट के क्रम में अपन पढ़ेंगे जो आपके सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, उसके अंदर यूनिट नंबर 5 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। दो अलग अलग शाखाएं हैं, दो अलग अलग ब्रांच विज्ञान की, जिनको एक यूनिट में शामिल कर रखा है इन्होंने। बाकी सारी यूनिटें हैं वो सिंगल ब्रांच की हैं, लेकिन यहाँ पर दो ब्रांच को एक यूनिट में शामिल कर रखा है। एक है जेनेटिक्स आनुवांशिकी विज्ञान और एक है उद्विकास इवोल्यूशन। दो यूनिटों को एक में शामिल कर रखा है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानते हैं। सीनियर सेकेंडरी तक की यूनिट है और आप अगर इसको बुक से पढ़ना चाहो, आपको लगता है कि मैं इजीली कर सकता हूं, वीडियो आपको ज़रूरी लगे तो देख लीजिए। आपको लग रहा है कि फटाफट बुक से कर सकते हैं, जरूरत नहीं वीडियो की, तो आप आरबीएससी क्लास 12th की बुक चलती थी, उसमें 35 नंबर, 36 नंबर और 37 नंबर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में एनसीईआरटी के क्लास 12th के 5वें और 7वें चैप्टर को पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसको सरलतम रूप में बताकर वीडियो के रूप में बताने की मैं कोशिश करूंगा, और उसके बाद में इससे संबंधित नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो देखो तो वीडियो देख सकते हो, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। और आप किताब से पढ़ सकते हो तो फिर वीडियो देख लो, खाली जो भी आपको उचित लगे देख लीजिए। बड़ी सरल यूनिट है ये। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की, आनुवांशिकी विज्ञान की। दो शब्द आते हैं, देखो, एक आता है वंशागति, एक आता है विविधता। कई बार अपन देखते हैं कि जो बहुत सारे प्लांट के जो बीज हैं, केवल सीड की बात करें, और सीड में भी अगर अंदर अपन जाए तो एम्ब्रियो की बात करें, तो एम्ब्रियो लगभग सभी प्लांट में लगभग सेम से होता है, बहुत अंतर नहीं होता। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, फिर भी जब उनको लगाओगे आप जमीन में तो हर प्लांट से वही प्लांट तैयार होगा जो उसका पूर्वज था। नीम के पेड़ से नीम ही उगेगा, आम के पेड़ से आम ही उगेगा, अमरूद के पेड़ से अमरूद ही उगेगा, केले के पेड़ से केला ही लगेगा। नेचुरल तरीके से बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा क्यों होता है कि केले के पेड़ से केला का ही पेड़ लगता है, आम के पेड़ से आम के पेड़ लगते हैं, अमरूद के पेड़ से अमरूद के लगते हैं, मानव से मानव की संतान होती है, कुत्ते से कुत्ते की संतानें होती हैं। ऐसा आखिर क्या होता है? ऐसा इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन क्या आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि एक अगर पिता है, माता पिता है, और उसके अगर 5 संतान है, तो 5 संतानों के अंदर हैं तो वो मानव जैसे ही, लेकिन 5 संतानों के अंदर बोलचाल है, रहन सहन है, उनकी लंबाई है, उनकी चौड़ाई है, उनके बाकी जो तौर तरीके हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। कई में तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है। इसका मतलब ये बात हो गई कि कोई न कोई ऐसा लक्षण जरूर है जो माता पिता से बच्चे में आता है, जनकों से संतानों में आता है, जनकों से संतति में आता है, और कोई न कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो जनकों से संतति में नहीं आ पाते। तो जो लक्षण जनकों से संतति में आ जाते हैं उन चीजों को अध्ययन किया जाता है एक शाखा के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं वंशागति। ये जो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए उसको वंशागत लक्षण और चीज को वंशागति बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो हेरिडिटी। और जो लक्षण किन्हीं कारणों से, चाहे कोई आंतरिक कारण हो, चाहे बाह्य कारण हो, चाहे कोई पर्यावरणीय कारण हो, चाहे कोई आपके एक तरीके से उत्परिवर्तन हो, कारण कोई भी रहा हो, ऐसे लक्षण जो नहीं आ पाए, उनमें अंतर आ गया, वो क्या हो गई? विभिन्नताएं, वेरिएशन। क्या बोल सकते हैं? वेरिएशंस। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए जिनको हेरिडिटी कहा गया, और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं गए उनको वेरिएशन कहा गया। उन दोनों का ही सम्मिलित रूप है क्या? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी भी बोलते हैं, कई जगह आनुवांशिकी भी लिखा होता है, जेनेटिक्स।
ठीक है। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी का अर्थ है वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन। वंशागति का मतलब वो ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चे में चले गए, और विभिन्नताओं का मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चे में नहीं गए। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए मेन जो वैज्ञानिक हैं जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनका नाम है मेंडल। मेंडल ने आनुवांशिकता में बहुत प्रयोग किए, हालांकि उनको सफलता बहुत लेट मिली। उनके मरने के भी काफ़ी सालों बाद उनको सफलता मिली, एक्सपेरिमेंट के तो बहुत सालों बाद उनको सफलता मिली। उसके बाद मरणोपरांत ही उनको जो है इसकी उपाधि मिली, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। पर इन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जिनको मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से कहा जाता है। ऐसे लक्षण जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं, मेंडेलियन वंशागति, हेरिडिटी इनहेरिटेंस भी बोलते हैं यहां पर, ठीक है। अगले पॉइंट में देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने बातें बहुत सारी बताई, पर क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने के लिए जीन जिम्मेदार हैं, क्रोमोसोम जिम्मेदार हैं, कोई और क्या चीज जिम्मेदार है, कोई कपल जिम्मेदार है, कोई जोड़े में जिम्मेदार है, कि क्रोमोसोम सिंगल जिम्मेदार है? उसके लिए क्रोमोसोम की थ्योरी क्या कहती है, क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, किसका, इनहेरिटेंस का, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, उसको बोला गया यहां पर। इस पॉइंट में लेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, छोटा सा टॉपिक है, कॉमन, सबको आता ही आपको। किस बात पर निर्भर है, माता पर निर्भर है, पिता पर निर्भर है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इनडायरेक्टली कौन जिम्मेदार है, डायरेक्टली कौन जिम्मेदार है, उन सब बातों को यहां पढ़ा जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ऐसे कौन से जीन हैं जो इतने सटीक होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इतने सटे हुए होते हैं कि ऐसे कैसे जोड़े के साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, उनमें सहलग्नता पाई जाती है। तो सहलग्नता शब्द का क्या अर्थ है, कहाँ पाई जाती है, सहलग्नता का क्या नियम है, क्या जीन पास पास होंगे तो सहलग्नता होगी या दूर दूर होंगे तो सहलग्नता। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब अगर जीन के बीच में दूरी है, पास है, जो भी है, उसका करेक्टर जो होगा उसके आधार पर क्रॉसिंग ओवर किस में होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि जीन बदल गए अपनी स्थिति से। ये क्रॉसिंग ओवर अपन ने जाना था जब अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन एक अवस्था थी, प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था थी। और प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था कौन सी, ला जरा पिला दे दवा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये क्रम था। तो जो पैकेटीन था ना, उसमें क्या होती है, पैकिंग होती है, और उस दौरान क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर की अवस्था होती है, जीनों का विनिमय हो जाता है, जीन बदल जाते हैं अपनी स्थिति से। तो ये वाला पॉइंट यहां पढ़ेंगे। इन चारों पॉइंटों के अंतर्गत अपने को जेनेटिक्स पढ़नी है, और ये चारों पॉइंट इन चैप्टरों में क्लियर हैं, और इन्हीं का सार कराऊंगा मैं, ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे इनके, बहुत सरल सरल वीडियो बनेंगे, ठीक है। अगले पे आ गया इवोल्यूशन वाली यूनिट, उद्विकास। एक होता है उत्परिवर्तन, एक होता है उद्विकास। अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। कोई जीन, कोई संरचना, कोई क्रोमोसोम म्यूट हो गया, म्यूटेशन आ गया, म्यूटेसिस कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। लेकिन क्रमिक रूप से कई पीढ़ियों में होने वाला, सतत लगातार होने वाला, धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उद्विकास। ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता। तो ऐसा विकास जो किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता, लंबे समय का परिणाम होता है, उसको बोलते हैं उद्विकास। इंग्लिश में बोल देंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी से संबंधित दो बातें हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उससे संबंधित क्या थ्योरी चल रही हैं और क्या एविडेंस है। क्या कोई परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, क्या कोई चेंजेज आ रहा है। किसी समय में कई वेस्टिजियल ऑर्गन, मानव में पूंछ बताते हैं कि पहले पूंछ होती थी, आज नहीं है। किसी समय में ईयर पिना इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, कानों को आराम से हिला सकते थे, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। मेल के अंदर आज मेमोरी ग्लैंड है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करती हैं। अपने जो दांत हैं उनमें जो लास्ट वाली अक्कल दाढ़ है वो क्या है, अवशेषी अंग के रूप में काम करती है।
कई जीव ऐसे होते हैं जो दो जीवों के बीच का सा काम करते हैं, युगलिना पढ़ा था अपन ने। ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग जो फाइलम है, दो अलग अलग आपके वंश हैं, दो अलग अलग किंगडम है, उनके लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। दोनों के जोड़े होते हैं बीच में, वो भी अपने आप में प्रमाण है। कई बड़े बड़े जीव हों, धरती में दब गए जीवाश्म के रूप में पड़े हैं, वो भी अपने प्रमाण है। किसी जमाने में ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं हो रहा। कई जीवों में समजात अंग है जिनकी कार्य प्रणाली बदल गई, लेकिन जात एक जैसी थी, जिनको समजात या समवर्ती अंग, होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। अपने पूर्वजता बताती है कि अपने में अंदर ये लक्षण पाए जाते थे। तो ऐसे कुछ एविडेंस हैं, प्रमाण, जो ये शो करते हैं कि मानव में पहले ऐसी चीजें और किसी जीव में पहले ऐसी चीजें पाई जाती थी। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया है। कई ऐसे प्रमाण जो बताते हैं कि आज के 1000 साल पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है, और ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी तो आज के 50 साल बाद में ऐसा हो सकता है। ये सब चीजें जो आती हैं वो इवोल्यूशन के अंतर्गत आती हैं, उद्विकास के अंतर्गत आती हैं। इसकी थ्योरी आ गई है, कई सारी एविडेंस आ गए, और इसकी थ्योरी कई सिद्धांत है। इवोल्यूशन के बारे में लेमार्क ने खूब बताया, लेमार्कवाद सिद्धांत आया। डार्विन ने खूब बताया, डार्विनवाद सिद्धांत आया। स्पेसिएशन एक प्रक्रिया होती है, उससे संबंधित सिद्धांत है। हार्डी विनबर्ग आया था, उसने हार्डी विनबर्ग लॉ दिया था। तो लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है, हार्डी वेनबर्ग लॉ है, ये सब कुछ सिद्धांत है जो किससे संबंधित हैं? मिलर के प्रयोग हैं। धरती की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इससे संबंधित प्रयोग हैं। ये सब चीजें आती हैं कि उद्विकास हुआ है, और उद्विकास के क्या एविडेंस है और क्या थ्योरी हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी के अंतर्गत आपको वो बातें लिख लेनी जो मैंने अभी यहां तक बता दी थी। इसके आधार पर अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो, रियल में देखा जाए तो आनुवांशिकी विज्ञान का प्रारंभ देखा जाए तो 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज के साथ हुआ। पुनः खोज का क्या मतलब हुआ? मेंडल ने अपने प्रयोग किए, मेंडल ने कई सारे प्रयोग किए, बताऊंगा अभी पूरी कहानी। मेंडल ने कई सारे प्रयोग किए, और करने के बाद वो जहाँ रहता था बुर्नो शहर, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके अंदर 1866 में छपने के लिए भेज दिए। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आए, लोगों के समझ में नहीं आए। समझ में कब आए? 34 साल बाद में, 34 साल बाद लोगों के समझ में आए। और 34 साल बाद में कई लोगों ने और भी एक्सपेरिमेंट किए जो मेंडल के जैसे थे, तो उनको जो पढ़ा गया तो पता चला कि ये बात तो मेंडल आज के 34 साल पहले बता चुका है। तो वहां पर जब मेंडल के नियमों की पुनः खोजा गया, उस परिस्थिति में 3 वैज्ञानिक आए थे, अभी बात करेंगे उनकी, और उनके आधार पर फिर आनुवांशिकी विज्ञान का प्रारंभ होता है। जेनेटिक्स की शुरुआत होती है, जीन्स की शुरुआत होती है। यहां पर जीन तो और भी बाद में शब्द आया था, जेनेटिक्स की यहां से क्या होती है? शुरुआत होती है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, शुरुआत हो गई, लेकिन जेनेटिक्स जो शब्द है, ये लाइन मत लिखना, यहां पर आगे आ जाएगी। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में विलियम बेटसन ने किया। ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जेनेटिक्स, जिसका मतलब है टू बिकम और टू ग्रो, वृद्धि करने से या वृद्धि होने से।
तो वंशागति और विविधताएं, कई बार इसको भी आनुवांशिकी शब्द बोला जाता है या आपके इनहेरिटेंस बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये दो शब्दों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ऐसे लक्षण जो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए वंशागति, जो नहीं गए वो आ गई विविधता। और इसके आधार पर लिख लेना फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है मेंडल। ठीक है, ये कुछ बातें हैं अपन ने शुरुआत में, आप परिचय के तौर पर हेडिंग में डाल देना परिचय। किसका? ये पॉइंट डाल देना 5.1 जो है ना टॉपिक, और इसके अंदर ए पे डाल देना परिचय। 5.1 को डिटेल में पढ़ेंगे पहले। 5.a में पहला परिचय डाल देना और 2 नंबर आप डाल देना फिर मेंडल का जीवन परिचय व कार्य। ठीक है, यहां से अपन शुरुआत करेंगे। ये तो पहला वीडियो था, अपन अगले पॉइंट से पढ़ेंगे इसको, मेंडल का जीवन परिचय और उसने क्या क्या कार्य किए थे, कैसे उसके सिद्धांत हैं, क्रोमोसोमल ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।